जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या आप जानते हैं कि आज हमारी जो दुनिया है ये विज्ञान एवं वैज्ञानिक आविष्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया में अरबों लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं जो अपना छाप छोड़ जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने इस दुनिया में न जाने कितने कितने आविष्कार किए और अपने आविष्कार के कारण वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। तो उनका नाम है निकोला टेस्ला। ठीक है, बचपन में निकोला टेस्ला की जो बचपन में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट थे और अपना समय का पूरा हिस्सा पढ़ाई में देते थे। 10 जुलाई 1856 को इनकी जन्म ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, जो वर्तमान में क्रोएशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये एक आविष्कारक तो थे ही, ये भौतिक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे और आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। फिर आपका ये इनको भविष्यवादी भी लोग कहते थे और ये एक फिजिसिस्ट भी थे, डिस्कवरर भी थे। इतने सारा नाम से ये प्रख्यात थे। टेस्ला की प्रसिद्धि उनके आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा, मतलब आज के डेट में जो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, वो इन्हीं का देन है। ठीक है, अगर ये ना होते तो शायद हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ते। पहले जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता था वो सिर्फ डीसी में होता था। एसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया। तो इसलिए चूंकि चैप्टर का श्रेय इनको जाता है, इसलिए मैंने इनके बारे में हमें कुछ डिटेल्स जानना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से 161 साल पहले हमारी दुनिया में ज़्यादा प्रगति नहीं की थी और उस समय क्रोएशिया, जो कि निकोला टेस्ला का जन्म स्थान था, एक गरीब देशों में से एक देश था। निकोला टेस्ला रोमन कैथोलिक घर में पैदा हुए थे और उनके माता पिता के वो चौथा बच्चा थे। मतलब वो फोर्थ, अपने जितने भाई बहन थे उसमें से वो सबसे छोटे थे। उनके एक बड़े भाई डेन, 2 बड़ी बहनें और एंजिनिया और मिल्का, और एक छोटी बहन मरिका थी। उनके पिता एक सच्चे रूढ़िवादी चर्च में एक पादरी का काम करते थे। ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उनके अंदर इतना खास टैलेंट था कि बचपन में ही वो बहुत सारा चीज़ ब्रिलियंट थे, स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट थे और मैथमेटिक्स वगैरह को वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते थे। कैलकुलस का बहुत सारा जो एडवांस कैलकुलस का जो मैथ्स वगैरह है वो आसानी से वो सॉल्व कर लेते थे। इस बात पर उनके टीचर जो हैं वो कभी कभी ये बोलते थे कि ये चीटिंग करता है, बट ऐसा कुछ था नहीं। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट हुआ करता था। उनके स्कूलिंग के बाद उनमें एक प्रचलन होती थी उस समय। उन लोगों का के सोसाइटी में एक प्रचलन होती थी कि आफ्टर स्कूलिंग ये लोग स्कूल खत्म होने के बाद उनके सोसाइटी में एक प्रचलन होती थी कि या तो वो पादरी बन जाएं या फिर वो सेना में भर्ती हो जाएं। इन्होंने दोनों ही ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया और अपने फादर को रिक्वेस्ट किए कि मुझे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने दी जाए। तो इस बात पर 1875 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में इनका एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपना पढ़ाई ये ख़त्म करने के बाद ये 1881 ईस्वी में इन्होंने एक टेलीकॉम कंपनी को ज्वाइन किया। ठीक है, और टेलीकॉम कंपनी को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किए। 1882 में थॉमस एडिसन की कंपनी में इनको जॉब मिला फ्रांस के यूनिट में। ठीक है, और 1884 में इनका ट्रांसफ़र अमेरिका में हो गया। और
1884 में जैसे ही अमेरिका में ट्रांसफ़र हुआ तो कुछ दिन काम करने के बाद ही एडिसन और टेस्ला के बीच एक इलेक्ट्रिसिटी वार हुआ, जिसके कारण उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने एडिसन का कंपनी ज्वाइन किया था, लेकिन उन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी वार को लेकर एक मतलब अनबन हो गया और उसके कारण उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और दूसरे कंपनी को ज्वाइन किया और फिर खोज किया एक अद्भुत ऑल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता था। 8 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले टेस्ला के पास इतनी टैलेंट थी कि ये बिना प्रैक्टिस के केवल सोचते सोचते सर्किट बना लेते थे। इसलिए लोग उनकी सर्किट डिज़ाइन कोई देख नहीं पाता था और लोगों को ये लगता था कि इसने डिज़ाइन कैसे रेडी किया, इसने सर्किट भी नहीं बनाया और डिज़ाइन भी नहीं रेडी किया। इसका मतलब लोग ये सोचते थे कि इनके पास कोई दिव्य शक्ति है। आए बात समझ में? तो अभी देखिए इनके कुछ खोज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनका सबसे पहला जो खोज था वो इन्होंने ये किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे पहले इन्होंने ही खोज की। 1891 ईस्वी में इन्होंने टेस्ला कॉइल का निर्माण किया, जिसका यूज़ रेडियो, टेलीविज़न और अन्य कई उपकरणों में इस्तेमाल होती है और आज भी जो है मोबाइल कम्युनिकेशन और बहुत सारे कम्युनिकेशंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। 1895 में रेडियो संचार टेक्निक की इन्होंने खोज की और ये एक लैब में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, रेडियो टेक्निक वाले प्रोजेक्ट पे। तो 1895 में क्या हुआ, इनके लैब में आग लग गया था और आग लगने के कारण इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, बट लैब में आग लगने के कारण इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पेटेंट नहीं करा पाए और मार्कोनी नाम के व्यक्ति को इस आविष्कार का श्रेय मिल गया। लेकिन इनकी मौत के कुछ दिन के बाद, 2 महीने या 3 महीने के बाद, अमेरिका ने इसको इनवैलिड कर दिया गया था और इसका श्रेय जो है वापस इनको दे दिया, टेस्ला को। तो बट ये उसको देख नहीं पाए क्योंकि ये तब मर चुके थे, ठीक है। 1896 ईस्वी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का इन्होंने खोज किया, ठीक है। तो इसके बाद 1896 के बाद इन्होंने अर्थक्वेक ऑसिलेटर की भी खोज की। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने एक ऐसा ऑसिलेटर बनाया जिसकी वजह से अर्थ में वाइब्रेशन क्रिएट हुआ और अर्थक्वेक आ सकता था। तो इनको मानवता को बचाने के लिए, मतलब अगर वो ऑसिलेटर होता, ठीक है, तो शायद मानवता हमारा उससे बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि उस इंस्ट्रूमेंट को तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने खुद ही तोड़ दिया उसे। इस प्रकार 1898 ईस्वी में इन्होंने एक खिलौने का आविष्कार किया जो कि नाव के रूप में था और पानी में चलता था, रिमोट से चलता था, ठीक है। तो लोग ये सोचते थे कि उसके अंदर कोई बहुत ही जानकार व्यक्ति बैठा हुआ जो इसे चला रहा है, ठीक है। और इनके इसी कॉन्सेप्ट पे आज के डेट में जो रोबोट बन रहा है और जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम है और जो एसिडेड मिसाइल वगैरह जितना भी है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं का देन है पूरा। मतलब इन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे आज के डेट में रोबोटिक्स वगैरह जो है हो रहा है, ठीक है। 1901 में इन्होंने दुनिया में ऐसा खोज किया जिसकी वजह से इनको आइंस्टीन से कम नहीं माना जाने लगा। इन्होंने खोज किया तब वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की। एक इन्वेस्टर था जेपी मॉर्गन को इन्होंने मोटिवेट किया और जेपी मॉर्गन ने उस प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए, ठीक है, और इन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली। लेकिन जब जेपी मॉर्गन को ये पता चला कि इन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की इसलिए खोज की है क्योंकि शहर में बिजली का निर्माण जो है, वो बिजली का जो सप्लाई है वो हम फ्री में देना चाहते हैं। तो जब ये पता चला जेपी मॉर्गन को, तो उसने इनके प्रोजेक्ट से अपना हाथ हटा लिया और बाद में इनका जो टावर वगैरह जो था तो उसको तोड़ दिया। तो इस चीज़ का भी वो ये पेटेंट नहीं करा पाया।
आपको मैं बता दूं कि निकोला टेस्ला ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मोर देन 1000 बुक्स की स्टडी की थी, और इनका बहुत सारा जो डिस्कवरी था, बहुत सारा खोज जो था, वो ऐसा था कि उसमें मतलब इन्होंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खोज किए जिसका श्रेय जो है वो कोई और व्यक्ति को मिला। ठीक है, कई सारे ऐसे खोज किए इन्होंने। तो इस तरह से ये लाइफ के एंड तक ये पूरा पूरा पढ़ाई में ही लगे रहे। इन्होंने शादी भी नहीं की थी, और इस तरह से 7 जनवरी 1943 ईस्वी को 86 वर्ष की उम्र होने के बाद इनकी मृत्यु न्यूयॉर्क सिटी में हो गई। ठीक है, तो ये देखिए, तो इन्होंने ही इतने सारे खोज किए, तो इसमें उनमें से एक खोज जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, उस खोज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहला ये है कि सिलेबस हम लोगों को क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एंड मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। आफ्टर दैट पढ़ेंगे एसी सर्किट विथ रजिस्टर, एसी सर्किट विथ इंडक्टर एंड एसी सर्किट विथ कैपेसिटर, यानी आर सर्किट, सी सर्किट एंड एल सर्किट। ये 3 सर्किट तो हम लोग पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग आरएल सर्किट भी पढ़ेंगे, एलसी ऑसिलेशन सर्किट भी पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एक हम लोग पढ़ेंगे आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, आरएल सर्किट, एलसी सर्किट एंड आरएलसी सर्किट, ये सारा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसी सर्किट विथ एलसीआर, रेजोनेंस ऑसिलेटर एंड क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। फिर आपका है ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सएल एंड एक्सी। ठीक है, तो ये जो एक्सएल और एक्सी है ये आपको आगे चलकर पता चलेगा, एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर इन एलसीआर सर्किट, उसके बाद वाटलेस करंट पढ़ेंगे, फिर एलसी ऑसिलेशन सर्किट पढ़ेंगे, आफ्टर दैट ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, और एसी जनरेटर तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये सारा चीज़। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर, जैसा कि आप जानते हैं कि निकोला टेस्ला के पहले जो करंट जो सप्लाई होती थी वो डीसी करंट सप्लाई होती थी, और डीसी में एक मतलब कुछ ऐसी बात थी जो एसी में नहीं थी, यानी कुछ डिमेरिट्स कह सकते हो आप। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो सबसे पहला देखिए, आप सर्किट डायग्राम समझ लीजिए कि एसी सोर्स को का सिंबल, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी कहीं पे रहेगा एसी सोर्स, तो कैसे समझोगे, ये देख लो, ये है आपका एसी सोर्स का सिंबल और ये है आपका डीसी सोर्स का सिंबल। जनरली हम लोग डीसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं सिंबल में, ये माइनस और ये प्लस, और यहीं पर अगर एसी दिखाना होगा तो हम एक एलिप्टिकल शेप का सर्किल ड्रॉ करेंगे और उसके बीच हम ऐसे नोटिस दे देंगे। तो यहाँ पर हो गया, दिस इज कॉल्ड एसी सप्लाई एंड दिस इज कॉल्ड डीसी सप्लाई। समझ में तो आ ही गया होगा कि अभी तक हम लोग बहुत सारा चीज़ ऐसा पढ़ रहे थे, मतलब 99% चीज़ जो अभी तक हम लोग पढ़े सप्लाई के बारे में, वो उसमें से मैक्सिमम जो था वो डीसी सप्लाई पे बेस्ड था, एसी सप्लाई पे बेस्ड नहीं था। और क्या क्या डिफरेंसेस है ये देखिए, मेन जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो सबसे पहला तो देखिए एसी और डीसी में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है एसी कैन कैरी एंड सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंस इवन बिटवीन 2 cities एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिक पावर। कहने का ये मतलब है कि एसी जो है लॉन्गर डिस्टेंस तक उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं 2 सिटी के बीच, बट हम लोग डीसी को बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रैवल नहीं करा सकते हैं। इट लॉसेस इलेक्ट्रिक पावर। क्यों नहीं करा सकते हैं? क्योंकि ये जो होता है ये इलेक्ट्रिक पावर को लॉस करता है। कौन? डीसी। इसलिए हम लोग डीसी को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा सकते हैं। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि एसी को हम लोग लॉन्गर डिस्टेंस तक लेकर जा सकते हैं, बट डीसी को हम लोग लॉन्गर डिस्टेंस तक लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डीसी में जो है पावर का लॉस होता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द रोटेटिंग
मैग्नेट्स कॉज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो। इसमें जो होता है रोटेटिंग मैग्नेट होता है, और इसमें देखिए स्टैटिक मैग्नेटिज्म मेक्स डीसी फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड डिफरेंस है ये आपका देखिए यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेट्स होता है इसमें, और इसमें क्या होता है स्टेडी मैग्नेट होता है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया। फिर तीसरा जो डिफरेंस है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डिपेंड्स अपॉन द कंट्री। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि जो इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच फ्रीक्वेंसी होता है। नॉर्मली 50 हर्ट्ज ही इंडिया में यूज होता है, मतलब इंडिया में जो एसी सप्लाई होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, और जो डीसी होता है इसके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, डीसी के पास 0 फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ डिफरेंस आर इन एसी द फ्लो ऑफ करंट चेंजेस द डायरेक्शन बैकवर्ड periodically, and in DC it flows in a single steady direction in a single direction steadily। मतलब DC जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रैवल करेगा, ऐसे। ठीक है, इस तरह से DC ट्रैवल करता है, और AC जो ट्रैवल करेगा ऐसे, कभी एक बार ऐसे ट्रैवल करेगा, एक बार ऐसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, ग्राफ जो होता है AC का वो ऐसा होता है। ग्राफ भी आपको आगे चलकर पता चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्लस पॉजिटिव लूप, और इसको बोलते हैं नेगेटिव लूप। ठीक है, ये आपका होता है टाइम, और इसके ऊपर में या तो वोल्टेज दे सकते हो या फिर करंट दे सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड साइनोसॉइडल वेव। और भी हम लोग देखेंगे। नाउ द लास्ट डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन्स इन एसी कीप चेंजिंग इन इट्स, कहाँ चला गया, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स इन एसी कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार आगे जाता है फिर एक बार पीछे जाता है। ठीक है, और यहाँ पर डीसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इन वन डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉन एसी में इलेक्ट्रॉन, डीसी में इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है, और एसी में जो इलेक्ट्रॉन है एक बार आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे जाता है। तो इस तरह से आपका मोशन होता है एसी के इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ये आपका मेन डिफरेंस था। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व दिखलाया गया है। जो ये देखिए V फॉर वोल्टेज, 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 टाइम, टाइम, टाइम एंड टाइम। तो यहाँ पर देखिए 4 तरीके का कर्व दिखाया गया। दिस इज कॉल्ड साइन वेव, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेव, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर वेव, एंड दिस इज कॉल्ड स्क्वायर वेव। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जो सबसे अधिक पढ़ने वाले हैं वो ये कर्व पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड साइन वेव कर्व। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, इस पॉइंट से और ये इसके बीच की जो दूरी होती है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो बहुत सारा नया नया टर्म मिलेगा आपको इस चैप्टर में, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सारा बहुत सारा नया नया आपको मिलने वाला है टर्म। ठीक है, तो नाउ अब देखिए ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब एसी होता है तो हम लोग सभी को पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसमें जो सप्लाई होती है, ठीक है, तो जब वोल्टेज रहेगा तभी तो करंट डेवलप होगा ना। तो वोल्टेज को यहाँ पर ईएमएफ बोला जाता है, और करंट को ही करंट ही कहते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट ईएमएफ which continuously changes in magnitude and periodically reverse its direction। मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऐसा ईएमएफ है जो डायरेक्शन को कॉन्टिन्यूसली एंड पेरियोडिकली, ठीक है, पेरियोडिकली मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है कि जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा करंट जब, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हो गया आपका वन टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ के बाद ये फिर अपना मोशन को रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये एक पीरियड के हिसाब से चल रहा है। ओके, नाउ द ऑल्टरनेटिंग करंट।
तो यहाँ पर देखिए ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के जगह पर हम लिखते हैं ना 2 पाई न्यू, या फिर 2 पाई बाई टी, ये ओमेगा के जगह पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओमेगा टी के जगह पर क्या लिखा गया, 2 पाई न्यू इंटू टी, तो ओमेगा के जगह पर क्या हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू पाई इंटू न्यू, या फिर कह लो 2 पाई एफ। यहाँ पर एफ मतलब भी फ्रीक्वेंसी और न्यू मतलब भी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो नाउ you can see very clearly that here we can write omega t in the form of 2 pi nu t, and this 2 pi nu we can also write omega equals to 2 pi by t, so 2 pi by t into t. So final equation is, अब either we will write this equation or we will write this equation and or we will write this equation. तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारा करना रहेगा। इस चैप्टर में बहुत मज़ेदार चैप्टर ये, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, सीबीएसई में भी पूछेगा आपका, और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, क्लियर है। तो अभी देखो, तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड periodically reverses its direction, that is I equals to I naught sin omega t and I naught equals to 2 pi nu into t। तो ये जो 2 पाई बाई टी नीचे हो गया थोड़ा सा, एक्चुअल में ये ऐसा है, इस वाले इक्वेशन के बाद ये ऐसा होना चाहिए, आई नॉट इंटू साइन और इंटू 2 पाई बाई टी और इंटू स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बता रहा हूँ डिफरेंस समझना, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी में क्या डिफरेंस है। ये आपका टाइम है और ये भी आपका टाइम ही है, तो क्या ये टी और ये टी क्या कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये जो टाइम है ये टाइम कुछ भी हो सकता, बट दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और टाइम में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। वन टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड में कितनी बार कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रही है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नहीं सॉरी, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। ओके, एंड स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी टाइम है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई वेव आपका यहाँ से ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वेव को लगा 5 सेकेंड। ठीक है, तो 5 सेकेंड जो होगा ये आपका स्मॉल टी होगा, क्योंकि देखिए 5 सेकेंड में वेव जब चलना शुरू की है तो इसके बाद ये जो पॉइंट है ये रिपीटेशन पॉइंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक आया ये 2.5 सेकेंड में। ठीक है, तो 2.5 सेकेंड जो होगा वो कैपिटल टी होगा और ये जो 5 सेकेंड होगा ये स्मॉल टी होगा। आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जितनी समय में कोई पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करती है, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल तो नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो साइन वेव के फॉर्म में है, तो साइन वेव जितना देर में वो अपना वाइब्रेशन को रिपीट करेगा, दैट इज कॉल्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वाइब्रेट करके ही मतलब फ्लो होता है ना, मतलब सर्किट में या कोई भी मेटेलिक कंडक्टर में। ठीक है, आप समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए ग्राफ आपको समझना पड़ेगा। ग्राफ अगर समझिए साइन वेव मैंने जो बता रहा था आपको, ये देखिए थीटा इक्वल्स टू, ये थीटा लिया गया यहाँ पर, दिस इज थीटा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, और इस एक ऐसा एक्सिस लेंगे और एक ये ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये देखिए कैसे आता है। तो थीटा जो लिया है पहले पाई बाई 2 है, फिर पाई है, फिर 3 पाई बाई 2 है, फिर आपका 2 पाई है, फिर 5 पाई बाई 2 है, फिर 3 पाई है, फिर 7 पाई बाई 2 है, देन 4 पाई है। तो उस तरह से ले लिया। उसके बाद हम टाइम लेंगे, तो टाइम लेंगे तो जब पाई बाई 2 है तो टी बाई 4 है, फिर टी बाई 2 पे है ना पाई है, और 3 यहाँ पर देखिए जब 2 पाई लिया है तो 2 पाई मतलब कितना, 2 पाई मतलब 2 इंटू 180 डिग्री यानी 360 डिग्री। तो आप अगर सर्किल में देखोगे कि कोई भी सर्किल
360 डिग्री जब चल दिया, यहाँ से चला और यहाँ से ऐसे चलकर यहाँ पर आ गया वापस, यानी ये 360 डिग्री कंप्लीट किया। तो 360 डिग्री के बाद कितना होता है, 360 डिग्री मतलब वो यहाँ के बाद मोशन ये रिपीट करेगा। इसका मतलब यहाँ से जहाँ से चला था वहीं तक आ गया, इसका मतलब इसका 1 टाइम पीरियड हो गया आपका, क्योंकि एक चक्कर इसने पूरा मार दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 2 पाई तक ये जो है आपका टी है। ओके, तो अगर, ठीक है ना, तो अगर 2 पाई में मतलब टी टाइम पीरियड में 2 पाई लगता है, तो t/2 में कितना लगेगा, पाई लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में, यहाँ पर देखिए E, I लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है E, I लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से I लिखा हुआ है, ये I है ना, ऐसा लिखा हुआ, तो इसको आप I समझना। ठीक है, इसका मतलब है E का मतलब है EMF और I का मतलब है करंट। ठीक है, और ये देखिए कर्व आपका ऐसे जा रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, तो E0 क्या है, E0 इज पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड EMF। ठीक है, तो E0 लिया गया, तो E0 इसलिए लिया गया क्योंकि उसके बाद ऊपर नहीं जा रहा है, आई बात समझ में, उसके बाद ऊपर नहीं जा रहा, तो E0 जो होगा वो पीक वैल्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर छोटा छोटा डेफिनेशन है, पीक वैल्यू है ना, उसके बाद तो देखिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, E0 इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, एंड ये हो गया आपका करंट का। ठीक है, देखिए जिस तरह से करंट चल रहा था, जिस तरह से वोल्टेज चल रहा था, उस तरह से करंट नहीं चल रहा, करंट थोड़ा सा लैगिंग है। ठीक है ना, थोड़ा सा कम है, दोनों का एम्पलीट्यूड करंट का कम है और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो करंट के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका I0 हो गया और ऊपर वाला हो गया आपका E0। ठीक है, तो ये सारा चीज़, तो यहाँ पर देखिए E एंड I को क्या बोला गया है, E एंड I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट रिस्पेक्टिवली। E0 क्या है, E0 है पीक वैल्यू, इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं और इसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ EMF भी कहते हैं। I0 क्या है, I0 है आपका पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी कहते हैं I0 को। और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज इंस्टेंटेनियस टाइम कह सकते हो टी को, एंड ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज। तो ओमेगा टी को हम लोग या तो थीटा या फिर फाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और ग्राफ इसमें देखिएगा, यहाँ पर देखिए कॉस का भी ग्राफ होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका थीटा था और ये आपका टाइम हो गया, यहाँ भी 1 टाइम पीरियड 2 पाई में कंप्लीट हो रहा है, और ऊपर आपका वोल्टेज और करंट हो गया E और I। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये आपका चला गया, तो E0, दिस इज कॉल्ड E0 एंड दिस इज कॉल्ड I0, दिस इज कॉल्ड I0। तो देखिए दोनों ही आपका वोल्टेज और करंट, दोनों ही जो वेव है वो आपका साइनसॉइडल फॉर्म में है आपका। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिंबल जो होता है AC का, ये सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, आपका ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो करंट का एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू कैसे निकलता है, ये देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये देखेंगे, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट 1 हाफ साइकिल ओवर हाफ साइकिल। ठीक है, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल is that steady current which will send the same amount of charge in a circuit in the time of half cycle as is sent by the given alternating current in the same circuit in the same time। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल के ऊपर एवरेज और मीन करंट वह स्टेडी करंट है विच विल सेंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सर्किट, जो कि सर्किट में अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करता है इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल एज इज सेंड इन द गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपका है। तो अभी देखिए इसका हम लोग ये देखेंगे, तो मान लेते हैं कि
डी क्यू कोई करंट है, तो जैसे आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी क्यू इक्वल्स टू लिया गया है आई इंटू डी टी, और आई की वैल्यू तो हम पहले से जानते हैं, आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो आई के जगह पर इतना रख दिए और आई इंटू डी टी था, तो साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये हो गया आपका। अब मुझे चाहिए, अब अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर देखिए मुझे चाहिए कि टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिमिट से आपको पता चल जाएगा, अगर मैंने 0 से लिया है t/2 तक, तो इसका मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, आधी समय के लिए निकाल रहा हूँ, है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जब हम 0 से t तक लेंगे इसका मतलब हम फुल वेव का निकाल रहे हैं, और जब हम 0 से t/2 तक लेंगे इसका मतलब हम हाफ वेव का निकाल रहे हैं। तो इसमें आपको 2 साइकिल पढ़ना होगा आपको इस चैप्टर में, एक पढ़ना होगा आपको हाफ साइकिल, ठीक है, जो कि 0 से कैपिटल T/2 होता है, और एक को आपको पढ़ना पड़ेगा फुल साइकिल जो कि 0 से फुल टी तक होता है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग केस में बहुत सारा चीज़ निकालेंगे, आई एवरेज निकालेंगे, आई आरएमएस निकालेंगे, ठीक है ना, आई आरएमएस फॉर फुल साइकिल निकालेंगे, आई आरएमएस फॉर हाफ साइकिल निकालेंगे, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल निकालेंगे, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल निकालेंगे। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए बेसिक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आई नॉट तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो आप बताइए कि साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। सबको पता है कि साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, तो साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे देखो ओमेगा की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पर देखिए तो ऊपर में जो आ गया, मतलब कहने का मतलब कि इसको हम सॉल्व करके कितना लिखे हैं, इस वाले को आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। तो यहाँ पर ऐसा आप समझो, दिस इज इक्वल्स टू आई नॉट कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरे पास कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी होता है, और डिवाइडेड बाई, अरे कॉस ओमेगा टी ही होता है या माइनस होता है, साइन का कॉस नहीं माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई ओमेगा, और लिमिट ले लेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर T/2 तक। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से देखिए ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ सकता है, तो आपका 2I0/ओमेगा इतनी वैल्यू आ जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका ये वैल्यू आएगा। ठीक है, और फिर ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, इस ओमेगा को लिख सकते हैं 2/I0 डिवाइडेड बाई 2π/t। तो ये जो t है ये ऊपर चला जाएगा, तो अगर ये t ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, तो इस वाले को सॉल्व करके हम कितना लिख देंगे, इस वाले को सॉल्व लिखेंगे 2I0, और जो t था वो ऊपर आ गया और डिवाइडेड बाई 2π। तो यहाँ से हो गया, आप ये 2 ने 2 को मार दिया, तो फाइनली कितना निकला, फाइनली निकला I0t/π, जो कि आपका इस तरह से है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना अगर सीख लिए, ठीक है, तो आपका इसको सॉल्व करके आपका 2I0/ओमेगा आ रहा है। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये था आया था कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, और ये माइनस में होगा, और ये आपका 0 से T/2। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो अगर अंदर में माइनस होता है तो लिमिट रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 0/ओमेगा माइनस, ये ओमेगा है, कॉस 0/ओमेगा माइनस, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ छोटा टी की जगह पर T/2 है, और ओमेगा की जगह पर क्या रख देंगे, ओमेगा की जगह पर 2π/t रखेंगे, और इंटू हो गया T/2। ये देखिए 0 और 0 कैंसिल हो गया, सॉरी 2 और 2 कैंसिल हो गया, और T और T ऑल्सो कैंसिल हो गया, और नीचे क्या था, ओमेगा था।
तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ कॉस पाई बच गया। तो और इस तरफ कितना बचा था, इस तरफ हम लिए थे कॉस 0 और डिवाइडेड बाई ओमेगा और माइनस कॉस पाई बचा था और डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये बचा था। ठीक है, तो दोनों में 1 बाई ओमेगा है और इस तरफ कितना था, बराबर के इस तरफ इक्वल मतलब सॉरी ब्रैकेट के बाहर कितना था, ब्रैकेट के बाहर था मेरे पास आई नॉट कॉमन था। ठीक है, तो इसको आई नॉट को रहने दिए, तो मेरे पास बाहर में क्या बच गया, बाहर में बचा आई नॉट बाई ओमेगा और इनटू, अभी देखो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 लिख दिए। कॉस पाई यानी कॉस 180 डिग्री कितनी होती है, -1 होती है, तो -1 लिख दिया। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर कितना हो गया, ये दोनों माइनस मिलकर कितना हो गया, प्लस हो गया। तो जो फाइनल आंसर लिखेंगे आई नॉट बाई ये, इसको ये पूरा मिलाकर कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 आई नॉट बाई ओमेगा, तो फाइनली कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये हो गया आपका। आई बात समझो, तो ये देखो इसमें मैंने एक भी स्टेप छोड़ा नहीं है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, बट आप डायरेक्ट मत लिखना, इसको अच्छे से सॉल्व करके लिखना। इसको आई नॉट को बाहर करना, फिर एक इंटीग्रेशन सिंबल देना, फिर आप लिखना साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी लिखना। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना, सॉरी इंटीग्रेट करना, लिमिट ले लेना 0 से टी बाई 2 तक। ठीक है, तो अंदर में माइनस आएगा, साइन ओमेगा टी का साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा टी है तो टी तो रहेगा वेरिएबल और ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आपका आ गया। अभी यहाँ पर देखो मीन वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, तो एसी का जो मीन वैल्यू होता है ये कितना होता है, आई एम मतलब मीन वैल्यू ऑफ करंट एंड आई एवरेज एवी, मतलब देखो आई एवी और आई एम मतलब मीन वैल्यू ऑफ करंट एंड आई एवरेज, दिस इज आई एवरेज। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, इस केस में क्या हो जाएगा, Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी बाई 2, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई 2, तो Q रहेगा, चार्ज तो चार्ज ही रहेगा। I इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई टी होता है, तो Q बाई टी, तो T के जगह पर कितना आ गया, T बाई 2 ले लेंगे। ठीक है, यानी कितना आ गया 2Q बाई टी, ऐसा आ गया। क्लियर है, तो यहाँ से इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे जो मेरा मीन वैल्यू आया करंट का वो 2 आई नॉट बाई पाई आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है 63.7% ऑफ आई नॉट होती है। क्लियर है, तो ये आपका मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो उसी तरह से ये भी निकाल देंगे। तो उसी तरह से निकाला है ई एम इक्वल्स टू ई एवरेज, मतलब मीन इक्वल्स टू एवरेज इक्वल्स टू 2 ई नॉट बाई पाई। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू 63.7% ऑफ ई नॉट। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए नोट में क्या याद रखना है, नोट में याद रखना है कि एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज 0 ओवर ए साइकिल। ठीक है, एक साइकिल में एवरेज और एवरेज और मीन वैल्यू जो होता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का, वो एक साइकिल के ऊपर क्या होता है, 0 होता है। एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज गेट कैंसल्ड, कहने का मतलब देखो ग्राफ ऐसा होता है आपका, ये होता है साइन कर्व। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये, इसको मैं आई नॉट मान लूँ, ठीक है, इसको मैं आई नॉट मान लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस लूप है और ये माइनस लूप है, तो एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो एक साइकिल में जितना ये ऊपर चला उतना ही नीचे चला, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए एक साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज कैसे निकलता है आपको मैं बता दूं, अगर दो चीज़ का एवरेज निकाल रहे हो तो एवरेज कैसे निकालोगे, मतलब मान लीजिए कि आपने इस ग्राफ का एवरेज निकाला, ठीक है, तो इसको मैं अगर +5 मान रहा हूँ तो इसको क्या मानूंगा, -5। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक एवरेज निकालना है, यहाँ तक एवरेज, तो आई एवरेज इन फॉर फुल साइकिल, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल लेंगे। तो फुल साइकिल लेंगे तो ऊपर में क्या है, +5 है और फिर नीचे क्या है, तो यहाँ से हो जाएगा +5 एंड -5 डिवाइडेड बाई 2, दो वैल्यू का एवरेज निकाल रहे हैं, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपका था आज का लेक्चर, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से
एनसीईआरटी को फॉलो करिए, बुक्स को पढ़िए और जो भी डाउट्स है उसको आज से ही क्लियर करना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही यूनिक टाइम रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करेंगे ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद। आपको मैं फास्ट ट्रैक करके एक लेक्चर में डाल रहा था, वो अभी नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा कमी हो गया है, और बहुत जल्द उसको मैं अपडेट करूँगा फिर से, ये 10 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद। तो देखो इसको अच्छे से, और व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करो 7870184583 पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।